हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरएस टेक्स ज्ञान हब। तो दोस्तों, मैं सी रिंकी सिंघल आज आपके सामने लेकर आई हूँ रिफंड प्रोसेस अंडर जीएसटी फॉर एक्सपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप एक RFD 01A फाइल करते थे ऑनलाइन। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर डिपार्टमेंट पहुंचना पड़ता था, एक लंबा प्रोसेसर होता था। उसके बाद एक मास्टर सर्कुलर इशू हुआ नवंबर 19 में, सर्कुलर नंबर 125, जिसमें एक स्पेसिफाइड लिस्ट दे दी गई है कि इन टैक्सों का रिफंड आप ले सकते हैं फुल्ली इलेक्ट्रॉनिकली। उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे जो सर्कुलर नंबर 135 मार्च 20 में इशू किया गया। उसके बेस पे मैंने कंटेंट तैयार किया है कि कौन कौन से ऐसे रिफंड है जिसको आप 100% इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रोसेस के थ्रू ले सकते हैं और क्या क्या में डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, ये सब। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक रिफंड प्रोसेस थ्रू फॉर्म GSTR RFD 01। आपका फॉर्म RFD 01 फाइल करना पड़ेगा और आपका सिंगल डिसबर्समेंट, यानी कि इसमें एक सिंगल ऑफिसर ही आपका सारे रिफंड दे देंगे, चाहे वो CGST हो, IGST हो, सेस हो या फिर SGST हो। तो देखिए, पहले हम फाइल क्या करते थे, RFD 01A फाइल करते थे, लेकिन अब आपको क्या फाइल करना है, RFD 01 करना है। ए हटा दिया उसमें से, ठीक है। तो ये कब से अप्लीकेबल है, आपका 26 सितंबर 2019 से जो भी आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो RFD 01 के अकॉर्डिंग फाइल करेंगे। उससे पहले जो भी एप्लीकेशन गई हुई है उन पे उससे पहले जो सर्कुलर इशू हो गए वो सब एप्लीकेबल होंगे। जो मास्टर सर्कुलर है ये 26 सितंबर 2019 के बाद वाले एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होगा। देखिए, RFD 01 आप फाइल करेंगे तो कौन कौन से केस में आप फाइल कर सकते हैं। देखिए, आपका एक्सपोर्ट आप करते हैं विद पेमेंट ऑफ टैक्स और एक विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे वो दोनों कवर होंगे कि विद पेमेंट ऑफ टैक्स वाला, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाला, बोथ आर कवर्ड। इसके अलावा आप सेज यूनिट और सेज डेवलपर को भी विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट करते हैं, तो वो दोनों भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके। इसके अलावा आपका यहाँ पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वाला रिफंड है, वो भी यहाँ पे कवर्ड है। डीम्ड एक्सपोर्ट में सप्लायर या फिर रिसिपिएंट दोनों में से जो भी रिफंड चाहिए दोनों को उसमें, क्योंकि उसमें किसी एक को ऑप्शन होता है कि वो रिफंड ले, तो वो भी यहाँ पे कवर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका एक्सेस बैलेंस पड़ा हो तो भी यहाँ पे आप कवर हो जाएगा। पेमेंट के आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया हो टैक्स को तो वो भी यहाँ पे कवर है। आपने रोंगली इंटरस्टेट का इंट्रास्टेट कर दिया और फिर आपको उसको रेक्टिफिकेशन में क्या करना पड़ा होगा, पहले आपको सही जमा करना पड़ा होगा और जो गलत है उसको आपको रिफंड लेना पड़ा होगा, वो यहाँ पे कवर्ड होगा। कोई असेसमेंट अपील ऑर्डर और प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, ये सब यहाँ पे कवर है। एनी अदर ग्राउंड और रीजन वो कवर्ड होंगे। ये मैंने पूरा कवरेज इसका बता दिया है मास्टर सर्कुलर का। अब मैं बताने जा रही हूँ कि इसमें क्या क्या अनेक्शर लगेंगे। अब मैं केवल आपकी बात करूंगी एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो देखिए, पहले आप GSTR RFD 01 फाइल कर देंगे, फिर उसमें एनेक्शर A में डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि कौन कौन से लगाने हैं। साथ में मैक्सिमम लिमिट उनकी 20 MB होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है 4 डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, ईच ऑफ मैक्सिमम 5 MB, तो टोटल 20 MB आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन है। तो पहले आपका डॉक्यूमेंट है विदाउट पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ। तो उसमें आपका क्या है, 2A जाएगा, एनेक्शर B जाएगा, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ इनवॉइस एंटर्ड इन एनेक्शर B whose details are not found in GSTR 2A of relevant period। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ ऐसे बिलों की भी 2A के लगाने के बाद एनेक्शर B में उसकी डिटेल जाती है बिलों की। फिर कह रहे हैं सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी चाहिए बिलों की जो 2A में रिफ्लेक्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें 2A में इस सर्कुलर का जो रेक्टिफिकेशन हुआ 135 में उसमें बोल दिया गया है कि जो 2A में बिल अपडेट नहीं है उनका कोई इनपुट इस प्रोसेस से नहीं मिलेगा। फिर आपका है BRC/FIRC, ये आपको लगाना ही है, ये हो गया। अब है टैक्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ, देखते हैं क्या क्या लगेगा। 2A की कॉपी लगेगी, BRC/FIRC लगेगा और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगी। सेल्फ डिक्लेरेशन इसीलिए लगा रहे दिया वो प्रोविजनल देंगे आपको, और कल को यदि उसको वो करके देखते हैं फाइनल ऑर्डर आने तक कि आपने जो क्लेम किया वो सही नहीं है तो विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, तो उसका एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी जाएगा। रेलिवेंट पीरियड का 2A हो गया, एनेक्शर B। अब ये है आपका सेज यूनिट और सेज डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसमें भी 2A, एनेक्शर B और आपका एंडोर्समेंट फ्रॉम द स्पेसिफाइड ऑफिसर ऑफ द सेज रिगार्डिंग रिसीप्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज फॉर द ऑथोराइज, यानी कि आप ऑथोराइज ऑपरेशन के लिए ही माल वहां पे मंगा रहे, इसका एक क्या होता है, सर्टिफिकेशन होता है, वो भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। अब सेज यूनिट और सेज डेवलपर को विद पेमेंट ऑफ
टैक्स। तो यहाँ पे आपका एंडोर्समेंट वही कि आपने ऑथोराइज्ड ऑपरेशन के लिए मंगाया है वो देना पड़ेगा, 2A देना पड़ेगा और आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अब हम आ गए हैं रिफंड टू सप्लायर ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन जो उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 49/2017 18 अक्टूबर 2017 में इशू हुआ था और एक सर्कुलर नंबर 14/14 2017 ये आपका 6 नवंबर 2017 इसमें डॉक्यूमेंटेशन बता रखे हैं वो आपको यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। अब हमने यहाँ पे सप्लायर की बात की थी ऊपर, तो सप्लायर को तो ये लगाने पड़ेंगे। अब यदि रिसिपिएंट करे उसको क्लेम तो उसको केवल सर्कुलर नंबर 14 का ही यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लगाना पड़ेगा। अब देखिए एनेक्सर बी क्या होता है। एनेक्सर बी में सप्लायर का नाम, जीएसटी नंबर, नाम, इनवॉइस की डिटेल, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, टाइप इनका, उसका डिस्क्रिप्शन क्या सर्विस थी, क्या गुड्स थे, उनके टैक्स का बाइफरकेशन, ये सब आपको देना है। इसमें देखिए एचएसएन नंबर कहीं भी नहीं था, तो जो नया इसका सर्कुलर आया था 135 उसमें क्लियर किया गया था। उसने बोला था कि इसमें एचएसएन वाइज डिटेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब आपको लगाना पड़ेगा। द इशू हैज बीन एग्जामिन्ड एंड कंसीडरिंग दैट such a distinction is important in view of the provision relating to refund where refund of credit on capital goods and services is not permissible in certain cases। एचएसएन से पता चलेगा ना आपको कौन सा वो गुड्स है नहीं है, तो इसलिए एचएसएन भी यहाँ पे अब मैंडेटरी मांगा गया है। अब देखिए ये जैसे आपने सब कुछ देख लिया, आपने एप्लीकेशन डाल दी तो आपका एआरएन जनरेट हो जाएगा। जैसे आपने RFD 01 फाइल किया, डॉक्यूमेंटेशन लगाया, नेक्स्ट बी लगाया, अपलोड किया तो आपका एआरएन जनरेट होगा। अब एआरएन जनरेट होने के 15 दिन के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को आपको एक मेल भेजनी है कि आपकी जो एप्लीकेशन है रिफंड की वो सही है या नहीं है। यदि सही है तो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा आपका, और यदि RFD 03 के अंदर RFD 02 के अंदर यदि आपका सही है और यदि इसमें कुछ एरर है तो आपको डेफिशिएंसी मेमो आएगा RFD 03 के अंदर। दोनों आपको मेल से आ जाएंगे, लेकिन 15 दिन के टाइम लिमिट के अंदर अंदर। जैसे मान लिया आपको कोई डेफिशिएंसी मेमो आता है RFD 03 के अंदर, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद फिर से एप्लीकेशन डालोगे, वो एक फ्रेश एप्लीकेशन मानी जाएगी। वो आपके ओल्ड एप्लीकेशन से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए यदि किसी, अब यहाँ पे ऑफिसर ने बताया कि RFD 06 आपको फाइनल ऑर्डर आएगा और RFD 05 आपका प्रोविजनल बेसिस ऑर्डर आ जाएगा। और रिफंड क्लेम करने से पहले उस टाइम पीरियड की GSTR 1 और GSTR 3 भी कंप्लीट फाइल होनी चाहिए, कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। और जो क्वार्टरली फाइल करते हैं तो उनके लिए R1 तो एप्लीकेबल नहीं है, वो आपका क्या करेंगे GSTR 4 भरेंगे। और यदि आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो GSTR 6 भर देंगे, और यदि आपका नॉन रेजिडेंट है तो GSTR 5 भर देंगे। वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आपके GSTR 2 और फॉर्म GSTR 3 तो अभी अनइम्प्लीमेंटेड है, तो इसके लिए इन्होंने कहा एक अंडरटेकिंग, जो ऑलरेडी मैं नेक्स्ट में बता चुकी हूँ, अंडरटेकिंग आपको लगाना पड़ेगा कि यदि रिफंड जो आपका सैंक्शन किया गया वो उसको लगा कि वो सही नहीं है, किसी स्क्रूटनी करने के बाद पता लगा जो आपने क्लेम किया वो सही क्लेम नहीं किया गया था, तो जितना एक्सेस आपको दिया गया विद इंटरेस्ट आपको वो पे करना पड़ेगा, और आप इसके लिए एग्री है, ये अंडरटेकिंग यहाँ पे जाएगी। एक यहाँ पे क्लियर किया गया कि जब आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन डालेंगे तो आप क्लब कर सकते हो टैक्स पीरियड को। तो यहाँ पे पहले मास्टर सर्कुलर में बोला गया था कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आप क्लब कर सकते हो, कुछ मंथ्स का, मतलब फाइनेंशियल ईयर्स का नहीं कर सकते। यदि आप क्वार्टरली भरते हो तो क्वार्टर को क्लब कर सकते हो। और फिर इसमें क्लियर किया गया था कि इस पीरियड की जैसे आपने एक बार एप्लीकेशन दे दी, फर्दर आप एप्लीकेशन नहीं दे पाएंगे। तो इसमें इश्यू आ रहे थे। कुछ का क्या था कि जैसे हमने कुछ मंथ्स की एप्लीकेशन दे दी या फाइनेंशियल ईयर की दे दी, उस फाइनेंशियल से रेलिवेंट हमारे पास इनवॉइस 2 में रिफ्लेक्ट नहीं था, इनवॉइस नहीं था, वो हमारे नेक्स्ट मंथ में आया, तो ये सबके इश्यूज चल रहे थे। फिर 135 पे इसको क्लियर किया गया, उसमें ये सब अलाउ कर दिया गया कि आप फाइनेंशियल ईयर को मर्ज कर सकते हो। इसके लिए हाईकोर्ट का केस भी आया था, ये पीतम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए प्रोविजनल रिफंड, देखिए एक ऑप्शन दिया गया कि जहाँ पे ऑफिसर को क्या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ सफिशिएंट रीजन नहीं मिल पा रहे कि वो 100% ठीक है, उसको कुछ डाउट्स है, तो उन्होंने कहा वहां पे वो 90% का आपका प्रोविजनल रिफंड बेसिस रिफंड दे सकते हैं। ठीक है, दे दिया। फिर इन्होंने कहा है कि यदि 100% सही आ रहा है तो विद इन 7 डेज, यदि आपको 100% सब कुछ श्योर मिला, कुछ लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई
एरर है या कुछ है, सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं RFD 06 के अंदर। तो क्या कभी ऐसा भी केस हो सकता है कि RFD 04 RFD 06 से ज़्यादा हो, क्योंकि RFD 04 तो आपका 90% होता है और RFD 6 आपका 100% होता है। इसमें एक ऐसा केसेस जब होते हैं जब इनकी स्क्रूटनी करते हैं और जो क्लेम किया गया रिफंड एक्चुअल क्लेम से ज़्यादा होता है। मान लिया 100 रुपये का उसने रिफंड क्लेम किया था, हमने 100 में से 90% यानी 90 प्रोविजनल दे दिया। अब हमने उसकी कैलकुलेशन करी तो वो देखा वो तो 70 रुपये देना था उसको, एक्चुअल में 70 रुपये ही उनके बन रहे थे रिफंड के। तो अब देखो उसको, अब हमने उसको 20 रुपये तो ज़्यादा दे दिए और 30 रुपये का वो एक्स्ट्रा हमारे से क्लेम कर रहा था। तो उसके लिए शो कॉज नोटिस इशू होगा। उसमें क्या होगा कि देखिए हम उससे पूछेंगे कि वाई द अमाउंट क्लेम्ड ऑफ 30 रुपीज शुड नॉट बी रिजेक्टेड एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द लॉ, कि जो 30 रुपीज के एक्स्ट्रा वो मांग रहा था उसे हमें रिजेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए, प्लस जो 20 रुपीज भूल से हमने आपको दे दिए हैं उसको विद इंटरेस्ट क्यों नहीं रिकवर करना चाहिए। ये दोनों हम इसको शो कॉज नोटिस दे देंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यदि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑलरेडी बची हुई है कोई पहले से, तो हम पहले उस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे प्रोविजनल से, उसके बाद बैलेंस से उसको पे करेंगे। आपकी जो एप्लीकेशन होती है शिपिंग बिल वगैरह आप इसमें डालते हैं, तो जैसे वो डालते हैं उसको ही वेरीफाई करते हैं आइसगेट साइट से www.icegat.government.in से। वहां से क्रॉस वेरीफाई होने के बाद ही और आपकी R1 3B देख के उसके बाद आपकी फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाईज मेड टू देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट। इनमें क्या होता था, फाइल करते हुए ना कॉलम का एरर हो जाता था पहले 3B में। जैसे कि आप 3B में फाइल करते थे तो उसमें 3.1A और 3.1B होता था, तो इसको फाइल तो करना तो आपका 3.1A में, फाइल किस में करते थे 3.1A में फाइल हो जाता था और फाइल करना था आपको 3.1B में। तो उसके लिए और R1 में ऐसे 6 और 6B, तो वो कॉलम एक्सचेंज हो जाते थे, फिर वो जिया R1 और 3B क्या मिसमैच शो करता था, तो ऐसे ये रिजेक्ट हो जाते थे रिफंड। तो ऐसे केस में इन्होंने दिया है कि 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2019 तक यदि ये वाला एरर है तो आपका रिफंड अलाउ कर दिया जाएगा। अब ये डिसबर्समेंट ऑफ रिफंड्स आ गया। डिसबर्सल का क्या करते हैं कि पहले जैसे होता था भाई IGST का तो भाई स्टेट वाले अलग देखेंगे, सेंट्रल का अलग देखेंगे, ऐसा अब ऐसा कुछ नहीं है। एक ही ऑफिसर एक रिफंड प्रोसेस को कंप्लीटली इन ऑल एस्पेक्ट्स देखेगा, चाहे वो सेस हो, IGST हो, CGST हो, व्हाटएवर। अब आप एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी कंसिडर करना कि आपने जो बैंक अकाउंट आपका ऑलरेडी ऐड है आपके GST रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो प्रॉपर सही है, वर्किंग है, मतलब ऑपरेटिव कंडीशन में है और उसका FSC कोड वगैरह प्रॉपर हो। तो कई बार क्या होता है पूरी एप्लीकेशन सही होती है लेकिन बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत होने की वजह से वो हमारा रिफंड अटका रहता है। एक ये है कि यदि 60 डेज के अंदर, 60 डेज कब से, आपका जहां से ARN जनरेट हो गया उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपका रिफंड आ जाना चाहिए मैक्सिमम। 60 दिन के बाद से आपको क्या होगा 6% से इंटरेस्ट देना शुरू कर देंगे गवर्नमेंट, लगेगा उन पर इंटरेस्ट तब, ठीक है। अब है आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड की बात कर रहे हैं कि यदि कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड बची हुई है तो पहले आप उसको एडजस्ट करेंगे, तब बचा हुआ बैलेंस RFD 06 में दे देंगे। अब अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हैं। यहीं पे बात करें GSTR 2A की कि भाई 2A लगाओ, एनेक्स्चर B में उनके बिल्स दो, प्लस जो बिल्स नहीं हो रहे हैं तो उनको सेल्फ अटेस्टेड करके दो, ऐसा यहाँ पे था जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। लेकिन साथ में मैंने नीचे नेक्स्ट सर्कुलर भी लगा दिया कि मैटर हैज बिन एग्जामिन्ड किया गया और इसको मना कर दिया गया, मतलब आप सेल्फ अटेस्टेड बिल्स के बेस पर रिफंड नहीं ले सकते यहाँ पर, केवल जो 2A में रिफ्लेक्ट है। इसलिए जैसे ही आप अपना 2A रिको करते रहते हैं तो जो जो नहीं हो रहे हैं उनको अपडेट कराते रहिए टाइम बाय टाइम, सो दैट आपका रिफंड यहाँ पे ब्लॉक ना हो। अब डीम्ड एक्सपोर्ट की बात आ रही है। डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या होता है, या तो रिसिपेंट फाइल करेगा या फिर सप्लायर फाइल करेगा। तो उसमें दिया गया है कि यदि रिसिपिएंट यदि सप्लायर फाइल कर रहा है तो सप्लायर क्या है, उसको एक तो देनी पड़ेगी अंडरटेकिंग कि वो केवल क्या कर रहा है,
रिसिपेंट उसका क्लेम नहीं कर रहा है, मतलब दोनों में से एक को क्लेम करना है, तो जो है ना तो वो उसका रिसिपेंट उसका इनपुट ले रहा है और ना ही वो उसको क्लेम कर रहा है, दोनों का। ठीक है, इस तरह से फिर सब, यदि आपका रिसिपिएंट भरेगा तो वो अंडरटेकिंग देगा कि केवल वो उन्हीं बिलों पे क्लेम्ड कर रहा है जो स्टेटमेंट 5B में नहीं शो किए गए हैं, प्लस अंडरटेकिंग देगा कि वो उन पे ना तो इनपुट ले रहा है और प्लस सप्लायर भी इनका इनका रिफंड क्लेम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्लियर, आई होप मैंने मोस्टली सारे टॉपिक्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे यहाँ पे कोशिश की है, कंबाइन करने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई टॉपिक्स छूट गए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर शूट कर सकूं। और आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।